नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, इससे जुड़ी हुई एक वीडियो आपको मिल चुकी है। ब्रिटिशकालीन प्रमुख अधिनियम एवं प्रशासक, ये वीडियो आपको मिल चुकी है। आज जो हम बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। आज क्विज सेक्शन में हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं, ब्रिटिशकालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक की। तो आइए देख लेते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है अभी इस वीडियो को, एक बार जाके आप देख लीजिएगा। डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई गई है। पहला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे गलत है। प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 4 विकल्प आपके सामने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इसका सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप जानते होंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग्स के काल में पारित हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में ये पारित हुआ था, ये आपको पता होगा। और 1773 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे। ये इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पे थे। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या और बदलाव किया गया था, तो इसमें मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और उनके प्रमुख जो थे वो गवर्नर जनरल होता था। उनका प्रमुख जो है कौन होता था? उनका प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ, ये आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे दोहरे प्रशासन का तात्पर्य है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इसकी बात हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है कि कहाँ से ये प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे यदि देखें तो आपको पता होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कुछ खामियां थी और उन खामियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट की यदि हम बात करें तो भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल व उसकी 3 सदस्यीय परिषद के हाथ में रहेगा, ये इस एक्ट में घोषणा की गई थी। और यहीं से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये व्यापारिक मामलों के लिए था। ठीक है, व्यापारिक मामलों के लिए था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यदि हम बात करें तो ये राजनैतिक मामलों का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। मतलब इसका सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ। इस 10 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे आपको अपने जवाब शेयर करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की खुली छूट मिली। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की खुली छूट किसके अंतर्गत मिली? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1853। यहाँ पे इनमें बात करूँ, बोला जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में खुली छूट। अब जानते हैं कि सबसे पहले इनमें बात करूँ तो इसी अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा, इसी अधिनियम के द्वारा 1 लाख रुपये, याद रखिएगा, 1 लाख रुपये अलग से रखने का प्रावधान किया गया, जिससे भारत में साहित्य का पुनरुत्थान किया जा सके, शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। तो शिक्षा के प्रोत्साहन और साहित्य के पुनरुत्थान के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था।
इसी अधिनियम के द्वारा यदि मैं बात करूं तो कंपनी के आधार जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। भारत के साथ जो एकाधिकार था इनका, इसको समाप्त कर दिया गया था। चीन और चाय के साथ इनका व्यापारिक अधिकार अभी भी बना रहा था। तो मतलब बात क्या हो रही है, बात हो रही है 1800 कितने की बात हो रही है, 1813 के चार्टर एक्ट की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विकल्प में दिया नहीं है, तो एक को कर लीजिएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें टॉपिक पता होना चाहिए कि जवाब उसका क्या होगा, उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। विकल्प नहीं सही है तो विकल्प को हम सही करेंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न था वहाँ पे दोबारा लिख दिया गया, तो यहाँ पे लिखा है सही, चार्टर अधिनियम 1813। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत वर्ष के लिए सर्वप्रथम एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई? विधानिक परिषद के गठन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया 1784, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा कि विधान परिषद के गठन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई। आप जानते हो, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि भारतवर्ष के लिए जब सर्वप्रथम विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई तो उसमें जो सदस्य संख्या थी, जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 12। ठीक है, जब पहली बार विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई तो वहाँ पे सदस्य संख्या 12 निर्धारित थी। और आपको बता दें, ये चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट था। मतलब बात कितने की हो रही है, 1853 के चार्टर अधिनियम की। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलो अगला, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय किस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया? 1813, पिट्स इंडिया 1784, चार्टर अधिनियम 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1858। वायसराय, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा गया, ये आपसे पूछना है। कमेंट बॉक्स में सभी जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ था। भारत का शासन सीधे क्राउन के अंतर्गत आ गया था, ये आप सब जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया था, वायसराय शब्द प्रयोग किया गया था। और ये वायसराय जो थे ये क्राउन के सीधे प्रतिनिधि हुआ करते थे। और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय यदि हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका सही उत्तर है। आगे, किस अधिनियम के द्वारा भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई? चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई? चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में चुनाव पद्धति की बात हो रही है। यदि आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके बारे में बताया था। तो बोला जा रहा है कि भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत कब हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि चुनाव पद्धति की शुरुआत कब हुई। आप जानते हैं चुनाव पद्धति की शुरुआत करना इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हालांकि इसके लिए निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, इसके लिए निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। निर्वाचन शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय जो विधान परिषद हैं उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो ये जो निर्वाचन पद्धति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है भारत परिषद अधिनियम 1892 की। भारत परिषद अधिनियम 1892, ई विकल्प आपका सही उत्तर है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुडेल समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरुडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर किस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया? यदि यहाँ पे इसका कोई जवाब देता है तो निश्चित तौर पे इसका मतलब है कि वो डिटेल्ड में चीज़ों को पढ़ रहा है, सिर्फ ऊपरी ज्ञान उस बच्चे को नहीं है। तो भारत परिषद अधिनियम अरुडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर किस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप जानते हैं वर्ष 1906 की बात आती है। वर्ष 1906 में अरुडेल समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसी आधार पर वर्ष 1909 में एक विधेयक तैयार कर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम रखा गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। दूसरा नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। और आपको बता दें कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ाकर 69 कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत 37 शासकीय तथा 32 अशासकीय सदस्य जो है वो नियुक्त किए जाते थे। अशासकीय सदस्यों में 5 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 27 निर्वाचित किए जाते थे। तो याद रखिएगा, बात हो रही है अरुडेल समिति की, तो इसका सही जवाब है भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909। और इसी के तहत आप सब जानते होंगे कि पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का भी प्रारंभ किया गया था। पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत मुसलमानों के लिए इसी अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो बी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर है। आगे, किस अधिनियम के द्वारा वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी दे दिया गया? अच्छा प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी दे दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको बताना है कि किसके द्वारा वोट देने का जो अधिकार था वो महिलाओं को भी दे दिया गया था, ये आपको बताना है। मतदान का अधिकार महिलाओं को भी किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? चलिए अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, फिर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया? आप जानते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा यदि हम बात करें तो केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय बना दिया गया। केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनीय बना दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों में आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप की छूट नहीं मिली थी। बात हो रही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को हम क्या बोलते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1909। तो ए विकल्प यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया? चलो ये जवाब मैंने आपको दे ही दिया कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत ये किया गया। तो ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया? केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किसके अंतर्गत लाया गया आपको बताना है। 1919 के अधिनियम, 1909, 1935 या 1947। केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किसके अंतर्गत लाया गया? यहाँ पे आपको बता दें कि इसी के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसी अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई के स्थापना का प्रावधान लाया गया। इसी अधिनियम में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है भारत सरकार अधिनियम 1935 की। सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत का सम्राट जैसे शब्दों को हटा दिया गया? भारत का सम्राट जैसे शब्दों को किस अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया आपको बताना है। आप जानते हैं
ये जो शब्द हटाए गए, ये हटाए गए थे वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और आपको पता होगा इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल माउंटेन को बनाने का आग्रह किया गया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। तो डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम, ये तो हो ही गया। अगला प्रश्न आज का अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पे आपके लिए रखा गया है। चार्टर अधिनियम 1813 किसके समय काल में लाया गया? ये आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब इस वीडियो के समाप्ति पे कमेंट बॉक्स में देना है। चार्टर अधिनियम 1813 किसके समय काल में लाया गया, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है। और आपको यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि कल हम भारत के प्रशासकों के बारे में देखेंगे, ब्रिटिश भारत के प्रशासकों के बारे में देखेंगे, जैसे लॉर्ड मिंटो, सर जॉन शोर, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, इन सब से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हम कल के सेशन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में निश्चित तौर पर 1 से 2 प्रश्न बनते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन प्रश्नों का सही जवाब दें, वहाँ पे कोई कमी ना रह जाए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।